और चलिए आगे बढ़ते बात करेंगे भारतीय रेलवे की। दरअसल भारतीय रेलवे ने करीब 3 दशक पहले फोकस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गठन कर गैर गौर गतिविधियों को अलग करने और व्यावसायिक अनुशासन लाने के उद्देश्य से किया था। लेकिन क्या रेलवे का यह उद्देश्य पूरा हुआ है? क्या रेलवे का विकास उस तेजी के साथ बढ़ा है जितना होना चाहिए था? सीपीएसयू में निजी निवेश की मांग उठ रही है। क्या सरकार को रेल का निजीकरण करना चाहिए? रेलवे के निजीकरण से यात्रियों को कितना आखिर फायदा होगा? क्या कुछ नुकसान हो सकता है? इन मुद्दों पर हम बात करेंगे, जानने की समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको यह बता दें कि यात्रियों की सुविधाओं को लेकर दावे तो कई किए जाते हैं, लेकिन इसका जो फायदा है वो यात्रियों को मिलता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन अब निजीकरण की जो मांग हो रही है, इससे कितना फायदा होगा ये जरा समझ लेते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री योगेंद्र कपूर और इसके साथ ही भारतीय रेलवे जीएम पूर्व जीएम सुधांशु मणि भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी सुधांशु मणि जी, क्योंकि जो ये अब रेलवे के निजीकरण की जो मांग उठ रही है, अब क्या लग रहा है, क्या वाकई में इसका फायदा होगा या फिर कोई नुकसान भी हो सकता है? देखिए, निजीकरण की मांग जैसा कि आपने कहा बहुत पहले से होती रही है, इस पे चर्चा भी होती रही है। इसमें दो मुद्दे हैं, एक तो सामाजिक जिम्मेदारी और दूसरा व्यावसायिक, जो भी आपने कहा, एफिशिएंसी, रेवेन्यू जनरेशन जी। तो इसके दो पहलू हैं। कुछ एरियाज हैं जिनमें अभी भारत की जो स्थिति है उसमें प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए। एक तो है ये ट्रेन्स फॉर कॉमन मैन। किसी भी निजीकरण करने के लिए कोई भी निजी कंपनी वो ख्याल नहीं रख पाएगी जो सरकार को रखना चाहिए। कितना सरकार रख पा रही है ये अलग मुद्दा है। सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें दुनिया में बहुत से मिसाल है मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जहां प्राइवेटाइज की गई, कहीं सक्सीड हुआ, अक्सर नहीं हुआ। तो ये तीन एरियाज जो हैं, मेरे ख्याल से अभी ये जो स्थिति हमारी है वो सरकार के पास रहना चाहिए। लेकिन इसके अलावा कुछ और एरियाज हैं जहां पे जरूरी है कि प्राइवेटाइजेशन किया जाए, एफिशिएंसी को लाने के लिए और रेवेन्यू जनरेशन बढ़ाने के लिए। सबसे पहला, ऑपरेशन ऑफ हाई एंड ट्रेन्स। हाई एंड ट्रेन्स कंपीट विद एयर, और उसमें आपको जरूरी है कि आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें जो सरकार के लिए संभव नहीं है। तो हाई एंड ट्रेन्स का ऑपरेशन प्राइवेट हाथों में धीरे धीरे जाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो सरकार के पास रहेगा, भारतीय रेल के पास, जिससे एक रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल भी बने। इसमें रेलवे को रेवेन्यू भी ज्यादा मिलेगी क्योंकि बहुत लोग सर्विस के हिसाब से ट्रेन में जाना प्रेफर करेंगे, स्पेशली जब ज्यादा वंदे भारत स्लीपर टाइप की ओवरनाइट ट्रेन आ जाएंगी। तो इसका एक अटेम्प्ट 3-4 साल पहले हुआ था, लेकिन वो उसका जो टेंडरिंग हुई थी वो इतनी ज्यादा रेलवे के फेवर में थी कि प्राइवेट कंपनीज ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि रेलवे का भी फायदा हो और जो भी निजी कंपनी आ रही है वो प्रॉफिट के लिए आ रही है, वो कोई सोशल सर्विस के लिए नहीं आ रही है, तो वो ख्याल रखना पड़ेगा। एक हुआ हाई एंड ट्रेन। दूसरा जी, फ्रेट ट्रेन ऑपरेशन। अभी कंटेनर्स में प्राइवेट ट्रेन ऑपरेशन है लेकिन बाकी एरियाज में नहीं है। इसको भी आपको बढ़ाना होगा जिससे कि वो ऑपरेटर ट्रैफिक लाए, लोडिंग अनलोडिंग की जिम्मेदारी ले, ट्रेन ऑपरेट आप करिए, लेकिन ट्रेन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यूज ट्रेन करेगी, लेकिन वो प्राइवेट ट्रेन होगी। इसमें भी रेवेन्यू जनरेशन में बढ़ोतरी होगी जी। तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग। दुनिया में भारत को छोड़ के कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग सरकार के पास नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग या तो प्राइवेट कंपनीज है, या चाइना के एग्जांपल ले लें तो एकदम ऑलमोस्ट प्राइवेट कंपनी की तरह ऑपरेट करती है उनकी सीआरसी। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे प्राइवेट हैंड्स में देना होगा एफिशिएंसी के लिए। इसकी तरफ भी एक कदम उठाने की बात थी 2019 में। इलेक्शन के बाद 100 डेज के एक्शन प्लान में ये था कि मैन्युफैक्चरिंग को कॉर्पोरेटाइज करेंगे विद अ व्यू टू प्राइवेटाइजेशन लेटर, लेकिन वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तो हो गया, रेलवे में नहीं हो पाया। अब यूनियंस का ऑब्जेक्शन हो या जो भी चीजें नहीं हो, तो मैन्युफैक्चरिंग आपको धीरे धीरे प्राइवेट हैंड्स की तरफ देना होगा। और आपकी जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनकी कोई बॉटम लाइन नहीं है आज। आप एक बॉटम लाइन उनकी जनरेट करें, कॉर्पोरेटाइज करके उनको कंपीट करने दें तो एफिशिएंसीज बढ़ेगी। और चौथी दो और चीजें हैं छोटी, मैं बता दूं। एक तो नॉन फेयर रेवेन्यू जनरेशन एडवर्टाइजिंग के थ्रू या लैंड डेवलपमेंट के थ्रू, एंड ये भी एक पीपीपी मॉडल में या तो इंफ्रा बिल्डिंग के लिए
या ऑलरेडी जो बिल्टअप है उसका नॉन फेयर रेवेन्यू जनरेशन के लिए प्राइवेट हैंड्स को इनवाइट करना चाहिए। पीपीपी अभी तक केवल हबीबगंज स्टेशन के अलावा रेलवे में कहीं सक्सीड नहीं किया है। इसका मतलब आपकी जो टेंडरिंग कंडीशन थी वो फेवरेबल नहीं थी प्राइवेट पार्टीज के लिए। तो यू हैव टू लुक एट दैट and make a win-win situation for both government as well as private operators. तो ये 3-4 एरियाज हैं जहां पे प्राइवेटाइजेशन जरूरी है मेरे हिसाब से। ठीक है, लेकिन उस तरफ कोई खास कदम बढ़ता हुआ दिखता नहीं है। ठीक है। और हमारे साथ अर्थशास्त्री योगेंद्र कपूर भी जुड़े हुए हैं। सर, आपने सुधांशु मणि जी को सुना, अब मैं समझना चाहूंगी आप किस तरीके से देख रहे हैं जो ये दबाव बार बार बढ़ाया जा रहा है, इससे क्या वाकई में फायदा हो सकता है क्या अगर भारतीय रेलवे का निजीकरण हो जाए तो? राइट। देखिए, सबसे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट पे फोकस करना चाहूंगा जब उन्होंने आज से कई दशक पहले बोला कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू रिमेन इन बिजनेस। तो इस वाक्य को अगर हम ये देखें कि क्या ये ग्राउंड पे वर्ड्स जो है ट्रांसलेट हो रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि अभी हम बहुत पीछे लैग बिहाइंड कर रहे हैं। अगर तो हमें इंडिया को एक फास्ट मूविंग इकोनॉमी और एक प्रोडक्टिव इकोनॉमी बनाना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे को एक इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और एक साथ के साथ इम्प्रूव्ड सर्विसेज जो हैं। और देखिए, जब आप इन दोनों चीजों पे फोकस करते हैं तो आप ये देखिए कि एक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो भी अपने आप में जो है एक बेनिफिट की फॉर्म में जो है काम करता है इंडस्ट्री के लिए जो है। तो मेरा ये मानना है कि इंडिया के अंदर आज हम ऑलरेडी देखें कि एक मेजर चैलेंज जो फेस हो रही है, जिसमें मैं ये बोलूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीटली फेल कर रहे हैं, वो है इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। जहां पे हम ये देखते हैं कि पॉल्यूशन जो है वो लिटरली जिस पेस से और जिस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है, तो उसमें आप ये देखिए कि अगर हमारा इंप्रूव्ड रेलवे का नेटवर्क होगा और एक जिसमें दोनों ही चीजें, चाहे वो पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, चाहे वो लॉजिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आप ये देखिए कि उसमें जो है आपके उतने ही व्हीकल्स का जो यूज है जो पॉल्यूशन को एनकरेज करता है। ठीक है सर, माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, समय अभी फिलहाल इतने की इजाजत देता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर जो मांग हो रही है अब देख रहे यही होगा कि आगे इस दिशा में क्या कदम उठाया जाता है। बहरहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।